नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय बिल्डर के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग आर्क ब्लो और आर्क ब्लो रोकने के उपाय एवं वक्रता और उसका नियंत्रण पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज का जो हमारा पहला प्रसंग है आर्क ब्लो और उसके रोकने के उपाय। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्क ब्लो क्या है। जब आर्क अपनी निश्चित दिशा छोड़कर इधर उधर होने का यत्न करे उसे आर्क ब्लो कहते हैं। यह एक प्रकार का दोष है। जैसे कि हम जान रहे हैं दोष है तो मतलब यह हमें वेल्डिंग में नहीं चाहिए ताकि हमारी वेल्डिंग अच्छी हो सके। तो सबसे पहले जानते हैं आर्क ब्लो क्या है। आर्क ब्लो का मतलब है कि हमारी जो आर्क बनती है वेल्डिंग करते समय उसका अपनी निश्चित दिशा छोड़कर इधर उधर भटक जाना। जब आर्क हमारी अपनी निश्चित पथ जो हमारा निश्चित पथ है उसको ना फॉलो करके इधर उधर भटक जाए तब उस स्थिति को हम आर्क ब्लो कहते हैं। यह दोष डीसी सेटों द्वारा वेल्डिंग करते समय ही देखने में आता है। यह जो दोष है हमारा जो हम डीसी सेट का इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग करने के लिए तभी हमें देखने में यह आता है। यह हमारा जो डीसी सेट में होता क्या है कि हमारी चुंबकीय क्षेत्रें बनती और चुंबकीय क्षेत्र हमारे जो हैं वो हमारी आर्क को अपने पथ से भटका देते हैं। आर्क पथ से भटक जाने से हमें वेल्डिंग करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। स्पैटर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यह जो दोष है ये हमारा अधिकतर जो है वो हमें नंगे इलेक्ट्रोडों में देखने को मिलता है जिन पर कोई कोटिंग नहीं होती। यदि हम कोटेड इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करें तो हम अपने इस दोष को कम कर सकते हैं, लेकिन कई जगह ऐसी भी होती हैं जहां हमें बिना कोटिंग वाले इलेक्ट्रोडों का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, तब हमें यह दोष देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं आर्क ब्लो के कारण। इलेक्ट्रोड में जब धारा जिसे हम करंट भी कहते हैं प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रोड तथा आर्क F1 व F3 चित्र में देखिए के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। चलिए पहले चित्र में देखते हैं। यहाँ ये हमारा F1 और F3 ये एक इलेक्ट्रोड है। हमारी एक चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे बनेगी क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो यहाँ पे जो हमारा डीसी सेट है जनरेटर उसमें नेगेटिव टर्मिनल पे हमारा जुड़ा हुआ है। और दूसरा जो हमारा जॉब है जिस पे हमें वेल्डिंग करनी है ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। एक हमारा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा F1 और F3 के इर्द गिर्द और दूसरा हमारा बनेगा F2 के इर्द गिर्द जो कि हमारा जॉब है, वर्क पीस भी जिसे हम कहते हैं या धातु जिसकी हम वेल्डिंग करने जा रहे हैं। जैसे हमने चित्र में देख लिया कि यहाँ पे हमें जब चुंबकीय क्षेत्र बन गए उसका क्या करते हैं और ऐसा ही एक क्षेत्र F2 के पास बनता है जो मूल धातु के पास होता है। जैसे मैंने आपको दिखाया मूल धातु के पास हमारा दूसरा चुंबकीय क्षेत्र F2 बनता है। इन दोनों क्षेत्रों की आपसी इंटरेक्शन के कारण आर्क जोड़ के एक तरफ आगे या पीछे ब्लो करती है। जब यह चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के आपस में इंटरेक्ट होते हैं या एक दूसरे के करीब आते हैं तब जो चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है उस चुंबकीय क्षेत्र की तरफ हमारी आर्क जो है वो ब्लो करती है, उसकी तरफ भागती है। यह हमारा मुख्य कारण है आर्क ब्लो होने का। तो हमने इसमें क्या बताया कि दो चुंबकीय क्षेत्र बनने की वजह से जब हमारा दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के पास आते हैं तो उन दोनों चुंबकीय क्षेत्रों में जो ज्यादा अधिक ताकतवर होता है हमारी आर्क जो है वो उसकी तरफ ब्लो कर जाती है या उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है या उसकी तरफ भागती है। अब यहाँ हम जानते हैं कि आर्क ब्लो के क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारी वेल्डिंग पर।
सबसे पहला स्पैटर अधिक बनते हैं, यह भी एक दोष है। यदि हमारी आर्क ब्लो हो रही है तो हमें स्पैटर्स की मात्रा बहुत ही ज़्यादा अधिक देखने को मिलती है। स्पैटर्स क्या होते हैं? स्पैटर्स हमारे धातु के छोटे छोटे छींटे कह लीजिए, छोटे छोटे बहुत बिंदु, जैसे धातु के बिंदु जो कि पूरे मेटल पे बिखरे हुए दिखते हैं हमें वेल्डिंग करने के बाद, उन्हें हम स्पैटर कहते हैं। दूसरा, कमजोर वेल्ड बनता है जिसमें पोरोसिटी का दोष पड़ता है। वेल्ड हमारा कमजोर बनता है, वेल्ड हमारा जब कमजोर बनता है तो हमें जो वेल्ड बीड होती है उसमें पोरोसिटी भी देखने को मिलती है। पोरोसिटी भी हमारा एक प्रकार का दोष है। पोरोसिटी में हम बीड पे हमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, और जब बीड में ही हमारे छेद होंगे तो बीड हमारी मजबूत नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ पे जो कह रहे हैं कि हमारे जो वेल्ड है वो कमजोर बनता है। तीसरा हमारा जो पॉइंट है, आर्क फ्लो रोकने का प्रभाव क्या पड़ेगा? तीसरा, फ्यूजन की कमी रहती है। फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन हम किसी धातु में कितनी गहराई तक वेल्डिंग करते हैं उसे फ्यूजन कहते हैं। वो भी कम होता है जब हमारी आर्क स्थिर ही नहीं हुई, हमारी आर्क इधर उधर भाग रही है, तब हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा फ्यूजन अच्छा हुआ? फ्यूजन अच्छा हुआ ही नहीं, जिसलिए यहाँ पे फ्यूजन की कमी रह जाने की वजह से भी हमारा वेल्ड जो है वो कमजोर बनता है। चौथा क्या है? वेल्ड धातु में स्लैग रह जाती है। स्लैग हमारा जो गंदगी होती है हमारे मेटल पर, जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड पे भी गंदगी होती है थोड़ी बहुत, और हमारी धातु में भी होती है। वेल्ड धातु में स्लैग रह जाती है। वेल्ड धातु के अंदर जहाँ भी हम बीड बनाते हैं वहाँ पे स्लैग जम जाता है, जिसकी वजह से भविष्य में कभी वह वेल्ड टूट सकता है और हमारा वेल्ड ये भी कमजोर करता है। आगे देखेंगे, वेल्ड बीड एक समान नहीं रहती। वेल्ड बीड एक समान नहीं रहती है, यह भी बहुत बड़ा हमारा प्रभाव पड़ता है हमारे आर्क फ्लो के कारण। जब हमारी आर्क इधर उधर भटक रही है, अपनी राह पे नहीं है, तब बीड हमारी जिस जगह पे आर्क अपनी जगह पे स्थिर रहेगी वहां पे बीड हमारी बहुत अच्छी बनती है। लेकिन जैसे ही आर्क अपना रास्ता भटकती है, हमारी जो वो बीड है वो असमान हो जाती है, वो उस जगह पर पतली हो जाएगी। ये हमारा आर्क की दिशा बदलने का सीधा प्रभाव हमारा बीड की समानता पर पड़ता है। आगे हम देखेंगे, छठा है हमारा अंडरकट का भी दोष पड़ता है। अंडरकट क्या है? अंडरकट जिस जगह पर हम वेल्डिंग करते हैं, जिन दो पार्टों को जोड़ने के लिए जिस जोड़ पर हम वेल्डिंग करते हैं, वहां पे जो धातु के किनारे होते हैं, जो हमारे धातु के किनारे हैं वो हमारे गल जाते हैं, उसे हम अंडरकट कहते हैं। अंडरकट की वजह से भी हमारा जो वेल्ड है वो कमजोर हो जाता है, और हमें ये सब दिक्कतें सिर्फ और सिर्फ आर्क फ्लो के कारण ही देखने को मिल रही हैं। जब हमें आर्क फ्लो के कारण इतनी दिक्कतें दिख रही हैं, तो चलिए कुछ ना उनके हम कुछ रोकने का उपाय भी देख लेते हैं कि हम आर्क फ्लो को कैसे रोक सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे आर्क फ्लो को रोकने के उपाय क्या हैं? आर्क क्लैंप का स्थान बदल दें। हम यदि जब वेल्डिंग करते हैं तो हमारे एक जनरेटर से दो तार निकलती हैं, दो केबल निकलते हैं। एक हमारा होता है वेल्डिंग केबल जिसपे हमारा इलेक्ट्रोड लगता है, दूसरा हमारा होता है अर्थ केबल। यदि हम उन दोनों केबलों को पास रखेंगे तब हमारा चुंबकीय क्षेत्र के टकराने की संभावना ज्यादा है। तो क्यों ना हम उनमें से एक क्लैंप को ही दूर करते हैं। एक क्लैंप को हम अपने वर्ग से थोड़ा सा दूरी पे लगाएं ताकि चुंबकीय क्षेत्र दूसरे से ना टकरा पाए। तो ऐसा करने से हम अपने आर्क फ्लो को कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। दूसरा है कम लंबाई की आर्क का उपयोग करें। कम लंबाई की आर्क का उपयोग करने का हमें यह फायदा होता है कि आर्क हमारी जितनी छोटी होगी उसमें आर्क फ्लो का प्रभाव उतना कम पड़ेगा। आर्क फ्लो का प्रभाव कैसे कम पड़ेगा? जब हमारी आर्क हमारी मेटल पीस से हमारे इलेक्ट्रोड के बीच की जो आर्क की जो दूरी है उसे हम आर्क लेंथ कहते हैं।
जब हमारी आर्क लेंथ ज़्यादा होगी तो हमारा ब्लो भी ज़्यादा होगा, हमारी आर्क इधर उधर ज़्यादा भटकेगी। लेकिन यदि हम अपने वर्क पीस से इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी इतनी कम रखें कि हमारा आर्क ब्लो का ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, तब उस दिशा में हमारा आर्क ब्लो कम होगा। आर्क ब्लो कम होगा तो हमें और भी जो कई दोष हमें देखने को मिले जो उसके प्रभाव हैं उनको हम कम कर सकते हैं। अगला है वेल्डिंग रॉड की पोजीशन बदल कर देखें। वेल्डिंग रॉड की पोजीशन बदलने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम यदि हमारा वेल्डिंग केबल पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो उसको नेगेटिव टर्मिनल पर लगा करके देखें, और यदि नेगेटिव पर पहले से ही लगा है तो उसको हम पॉजिटिव पर लगा करके देखें। यह भी हम एक उपाय करके देख सकते हैं अपनी आर्क ब्लो को कम करने के लिए। चौथा है टैक वेल्डों की संख्या बढ़ा दें तथा भारी टैक की ओर वेल्डिंग करें। टैक वेल्डों की संख्या बढ़ा देने से हमारा आर्क ब्लो भी कम किया जा सकता है। यदि हम बड़े बड़े उसमें टैक लगाएं तो हम चुंबकीय क्षेत्र को बांट सकते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाने की वजह से उसका प्रभाव कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें आर्क ब्लो कम देखने को मिलेगी। आगे हम कुछ और भी पॉइंट देखेंगे आर्क ब्लो को कम करने के। काम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रोड की लीड को 1-2 चक्र दे दें। जब हम वेल्डिंग करना शुरू करते हैं, यदि हमारा इलेक्ट्रोड पे बन रहे चुंबकीय क्षेत्र कम है और हमारी आर्क ज़्यादा ब्लो कर रही है, तब हम क्या कर सकते हैं, अपनी केबल को, इलेक्ट्रोड केबल को हम अपने वर्क पीस के अगल बगल लपेट कर थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, जिससे हम चुंबकीय क्षेत्र, दोनों चुंबकीय क्षेत्रों को एक समान बराबर करके उसको हम आर्क ब्लो को होने से रोक सकते हैं। आगे देखिए, जहां तक हो सके एसी का प्रयोग करें। यहाँ पर एसी से मतलब है हमारा कि जहां तक हो सके एसी वेल्डिंग का प्रयोग करें। एसी वेल्डिंग में हमें आर्क ब्लो का दोष बिल्कुल भी नहीं होता है। यदि संभव हो एसी वेल्डिंग का प्रयोग करें, जिससे हमारा यह दोष पूर्णतः खत्म किया जा सके। आर्क की गति कम करें। आर्क की गति कम करें मतलब ये है, हम अपनी जो वेल्डिंग की जो स्पीड है, जो हमारी आर्क बन रही है, जो हमारी वेल्डिंग की जो हमारी रफ्तार है, उसको हम थोड़ा थोड़ा कम कर दें, थोड़ा सा स्लो चलें, ताकि यदि हमारी आर्क ब्लो भी हो जाए तो हम एक ही जगह पे स्थिर रह करके वहां पे अपने गल रहे इलेक्ट्रोड को अपने बेस मेटल पे, मूल धातु पे हम उसको जमा कर सकें। इससे हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी बीड अच्छी बन सके, बीड बनाते चलेंगे। अगर आर्क ब्लो कर रही है तो वहां पे थोड़ा सा समय देंगे, और आर्क वहां पे हम अच्छा सा मेटल जो डिपॉजिट रेट है उसको हम बराबर करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। रन ऑन तथा रन ऑफ प्लेटों का प्रयोग करें। रन ऑन, रन ऑफ प्लेटों का प्रयोग हमें करना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये है हमारी रन ऑन प्लेट, यह है हमारी रन ऑन प्लेट, और यह है हमारी रन ऑफ प्लेट। रन ऑन प्लेट क्या होती है, हम मूल धातु पर वेल्डिंग शुरू करने की बजाय हम वेल्डिंग शुरू करते हैं अपनी रन ऑन प्लेट पे। हम थोड़ा सा धातु अपने वर्क पीस के या धातु के जिसकी हमें वेल्डिंग करनी है उसके आगे पीछे जोड़ देते हैं। जहां से हम वेल्डिंग शुरू करते हैं उसे हम रन ऑन प्लेट कहते हैं, और जहां पर हमारी वेल्डिंग खत्म होगी जाकर के उसे हम रन ऑफ प्लेट कहते हैं। रन ऑन, रन ऑफ प्लेट लगाने से हमें फायदा ये होता है, यदि हम वेल्डिंग करना शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि हमारी आर्क ब्लो कर रही है, तब हम इस दशा में अपनी इस समस्या का निवारण पहले ही थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ताकि हमारे मूल धातु पर जो हमारा जॉब है, जो हमारा वर्कपीस है, उस पर पहुंचते पहुंचते हम अपने दोषों को कम कर सकें। इसके लिए हम वेल्डिंग अपनी इस स्थान से शुरू ना करके रन ऑन प्लेट से शुरू करते हैं, यहाँ से, और वेल्डिंग करते हुए आते हैं। यदि हमारा इसी बीच में कोई प्रकार का हमें दिक्कत हो रही है तो हम उसको यहीं खत्म कर लेते हैं, और फिर हम वेल्डिंग करना आगे कंटिन्यू करते हैं, जारी रखते हैं। वेल्डिंग करते करते हम अपनी वेल्डिंग को यहाँ ना रोक करके हम उसको आगे बढ़ाते हुए रन ऑफ प्लेट पर ले जाते हैं। ऐसा करने से जो हमारे दोष हैं
उनको हम यहीं खत्म कर देते हैं। रन ऑफ प्लेट लगाने से हमें फायदा ये होता है कि वेल्डिंग के अंत में जो हमारा क्रेटर बनता है हम उसको भी खत्म कर सकते हैं, और हम रन ऑफ प्लेट का इस्तेमाल करके अपने सारे दोषों को कम से कम कर सकते हैं। रन ऑफ प्लेटों को हम वेल्डिंग करने के बाद इनको हम काट कर अलग कर देते हैं। जो हमने अभी बात करी थी कि इलेक्ट्रोड केबल को काम के अपने वर्कपीस के इर्द गिर्द लपेट देना, उसका एक यहाँ पे मैंने चित्र दिखा रखा है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको अगल बगल लपेट दिया है और देखिए यहाँ पे हमारी जो आर्क है वह स्थिर हो गई है। अब हम अपने अगले प्रसंग की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है वक्रता। वक्रता हम कहते हैं डिस्टॉर्शन को। वक्रता हम हिंदी में कहेंगे, डिस्टॉर्शन हम अंग्रेजी भाषा में कहेंगे। वक्रता और उसका नियंत्रण। वक्रता क्या है पहले ये जानते हैं, उसके बाद हम उसके नियंत्रण करने का उपाय भी देखेंगे। वक्रता भी एक प्रकार का दोष है। जानते हैं आर्क वेल्डिंग में जोड़ के विभिन्न क्षेत्रों का तापमान अलग अलग होता है। गर्मी लगने पर धातु फैलती है। वेल्ड जोड़ में फैलाव और सिकुड़न अलग अलग होने से जोड़ में तनाव उत्पन्न होता है, जो जॉब व पार्ट के साइज को भी स्थायी रूप से बदल देता है। इस बदलाव को हम वक्रता कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि आर्क वेल्डिंग में जब हम वेल्डिंग करते हैं तब जो हमारी गर्मी उत्पन्न होती है वह हमारे वेल्ड बीड के आसपास और पूरे धातु में फैलती है, लेकिन उसका फैलाव एक समान नहीं होता है। वह हमारी वेल्ड बीड के आसपास बहुत ज्यादा गर्म रहता है, और जितना ही हम वेल्ड बीड से दूर बढ़ते हैं वहां पे उतना तापमान नहीं रहता है। वो वेल्डिंग गर्मी का असर उतनी दूरी पे कम होता जाता है। तो जिसकी वजह से हमारा जब वेल्ड मेटल या धातु ठंडा होता है तो उसके ठंडे होने की दर भी एक समान नहीं होती है, और दर एक समान ना होने की वजह से हमारा धातु अपनी मूलभूत स्थिति को छोड़कर उसमें कुछ स्थायी बदलाव आ जाते हैं। वो अपने किनारों से या बीच से या कहीं ना कहीं से मुड़ जाता है, जिसको हम वक्रता कहते हैं, डिस्टॉर्शन कहते हैं। अपनी स्थिति, अपनी मूल स्थिति को बदल के कोई नया आकार उसने अपना लिया है। यदि वह, जैसे हम आप इसमें देख सकते हैं चित्र में, या हमने वेल्डिंग करी, वेल्डिंग करने की वजह से इसने ठंडी होने की दर कम ज्यादा होने की वजह से इस धातु के चारों कोने ऊपर उठ गए। ऊपर उठने का वजह यह है, इसमें जो खिंचाव उत्पन्न हुआ है वो अंदर की तरफ उत्पन्न हुआ है और हमारा धातु अपने चारों कोनों से उठ गया है। हमारे जो वर्कपीस है, जो धातु है जिसकी हम वेल्डिंग करने जा रहे थे, उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन, जो शुरुआती स्थिति है वो देख सकते हैं, यहाँ डैश डैश वाली लाइन से शो किया गया है, और जो वेल्डिंग करने की बाद की स्थिति है वो यहाँ पे सीधी लाइन से, पूरी रेखा से शो किया गया है। आशा है कि यहाँ पे आप जो चित्र में देख पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे। चलिए इसको हम और आगे कंटिन्यू करते हैं ताकि और समझा जा सके। डिस्टॉर्शन के कारण क्या हो सकते हैं? डिस्टॉर्शन मतलब वक्रता के कारण क्या हो सकते हैं? जोड़ के हिस्सों को एक बराबर गर्म ना करना। जब हमारे जोड़ के हिस्से, जो हमारे जोड़ करने जा रहे हैं, वेल्डिंग करने जा रहे हैं, उसके हिस्से यदि हमारे एक बराबर नहीं होंगे तब हमें यह दोष देखने को मिलता है। जोड़ को ठीक प्रकार से टैग ना करना। यदि हम टैगिंग में गलती कर दें और हम सही से टैगिंग ना करें, और हमने टैगिंग करते समय यदि मान लीजिए हमारा यहाँ पे कोई एक जॉब है, उसकी हमने टैगिंग करी, यहाँ पे करी, यहाँ पे करी, यदि हमने वेल्डिंग यहाँ ऊपर से शुरू करी
और हमारा नीचे का टैग कमजोर है और इसमें डिस्टॉर्शन या वक्रता उत्पन्न होती है, तो वह हमारा टैग टूट सकता है और हमारा जो मेटल है वो अपना जो रूप है वो बदल लेगा, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ जाएंगे। यदि हम अपना टैग मजबूत रखें तब वो हमारा जो टैग जो वेल्ड है वो हमारे धातु को अपनी जगह से हिलने नहीं देगा, और जब वह अपनी जगह से नहीं हिलेगा तब वह धीरे धीरे ठंडा होकर के उसमें वक्रता का दोष जो है वो खत्म हो जाएगा। आगे देखते हैं, जोड़ के भागों की मोटाई एक समान ना होना, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे हम वक्रता देखने को मिलती है, डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। यदि हम दो अलग अलग धातुओं को, अलग अलग मोटाई के धातुओं को जोड़ रहे हैं, उन दोनों की मोटाई एक समान नहीं है और हमने उनमें वेल्डिंग करना स्टार्ट किया, तब होता क्या है कि जो हमारा पतला धातु है वह जल्दी गर्म हो जाएगा और जो हमारा मोटा धातु है उसको पूरा का पूरा गर्म होने में, उसमें जो गर्मी जो हीट जो फैलने की दर है वो धीरे होगी और हमारे पतले धातु में हीट फैलने की जो दर है वो अधिक होगी। इसी प्रकार हमारा जो पतला धातु है उसमें हमारी ठंडे होने की दर भी तेज होगी और मोटे धातु में ठंडे होने की दर जो है वो धीमे होगी, और इन दोनों में गर्म होने की और ठंडे होने की दर में अंतर होने की वजह से वह दोनों धातु जो हैं उनमें से जो पतला धातु होगा वह अपना आकार बदल लेगा, वह उसमें कुछ न कहीं खिंचाव उत्पन्न होगा और उस खिंचाव की वजह से वह अपना आकार बदल लेगा, किसी न किसी किनारे से या हो सकता है बीच से वो मुड़ जाए, जिसकी वजह से उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में अंतर आ जाता है। आगे देखते हैं, जोड़ में अंतर ठीक प्रकार से ना रखना। यदि हम वेल्डिंग करने जा रहे हैं और हमने जोड़ दो जॉबों को एक पास में रखा है और उन दोनों के बीच का अंतर हम सही ना रखें, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं बराबर से रखना चाहें, यहाँ देखिए कम हो गया, यहाँ देखिए ज्यादा हो गया, ऐसा करने से भी हमें वक्रता देखने को मिलती है। इससे क्या होता है कि जहां पे हमारी जगह ज्यादा होती है वहां पर हमारा धातु हमें ज्यादा डिपॉजिट करना पड़ता है और हमें वहां पे गर्मी ज्यादा फैलती है और हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारा जो जॉब है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है, तब हमारे धातु में खिंचाव उत्पन्न होता है और उस खिंचाव उत्पन्न होने की वजह से ही हमारा फिर से हमें यहाँ पे वक्रता या डिस्टॉर्शन देखने में आती है। आगे कुछ और कारण है, देख सकते हैं हम यहाँ पे वक्रता का वेल्डिंग करने का तरीका सही ना होना। यदि हम वेल्डिंग सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, कहीं हम अपने इलेक्ट्रोड को आगे ही नहीं बढ़ा रहे हैं, कहीं हम अपने इलेक्ट्रोड को बहुत जल्दी से आगे बढ़ा रहे हैं, तो यह तरीका गलत है। जिस जगह अपना हमारा इलेक्ट्रोड रुका रहेगा वहां पर गर्मी ज्यादा फैलेगी, जिस जगह हमारा इलेक्ट्रोड जल्दी हट जाएगा वो जगह पे जल्दी ठंडी हो जाएगी। इसीलिए हमारी जो वेल्डिंग करने की रफ्तार है, जो स्पीड है, वह एक समान होनी चाहिए और वेल्डिंग करने का तरीका भी हमारा एक समान होना चाहिए, ताकि हमारे पूरे धातु में गर्मी फैलने की जो हीट अफेक्टेड जोन होता है, जो गर्मी से प्रभावित क्षेत्र होते हैं, वह एक समान बने और एक समान ठंडे। पार्टों की क्लैंपिंग सही ना करना। यदि हम अपने पार्टों को पहले से ही क्लैंप करके रखें, उनको एक जगह पर अपने स्थिर कर दें क्लैंप की सहायता से, ताकि वो गर्मी का सिकुड़न का जो खिंचाव हमारा उत्पन्न होता है धातुओं में, उसको कम कर सकें। जब हम इसको कम करेंगे, जिसको टाइट करके रख लेंगे, तब होता क्या है कि हमारा जो खिंचाव है वो धातु में इतनी जल्दी बदलाव नहीं ला पाता है, और धातु में हमारे जो बदलाव होते हैं वो अधिकतर हमारे धातु के कोनों पे ही होते हैं, सबसे पहले कोने ही अंदर की ओर आते हैं। जब हम अपने धातुओं को पहले से ही क्लैंप कर लें, तब वह उसके ठंडे होने की दर उसको कम या ज्यादा होने की वजह से उसके डिस्टॉर्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपनी स्थिति बनाए रखता है। उसको हमने पहले से ही अपनी जगह पर कस के जैसे टाइट कर दिया, हमें पता है कि इसमें डिस्टॉर्शन हो सकता है, यदि हम उसको पहले से ही टाइट कर दें और उसको वहीं पे बंधा रहने दें जब तक कि वह ठंडा ना हो जाए, तब हमें डिस्टॉर्शन कम कर सकते हैं और कम से कम हमें देखने में आता है। वक्रता कम करने के विभिन्न उपाय।
अब यहाँ पे हम जान सकते हैं वक्रता कम करने के विभिन्न उपाय क्या हैं। जॉब या पार्टों के किनारों की उचित तैयारी करके, जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो अपने जॉबों के किनारों को उचित तैयारी करते हैं, उसमें हम वी ग्रूव या उसको हम पूरा चैम्फर करते हैं ताकि हम वेल्डिंग कर सकें और अपना हम वेल्ड मजबूत से मजबूत बना सकें। उस स्थिति में यदि हमारा जॉब 12 mm से मोटा है तब हम डबल वी जॉइंट का प्रयोग करते हैं। हम अपने धातु के दोनों तरफ वी ग्रूव बनाते हैं ताकि हमारा यदि खिंचाव एक तरफ हो तो दूसरी तरफ वेल्डिंग करने पर हमारा खिंचाव दूसरी तरफ भी हो जाए। यह दोनों खिंचाव अपने आप को बराबर कर लेते हैं और हमारे जो जॉब है उसमें वक्रता देखने को नहीं मिलती है। और वहीं पर हम 25 mm से मोटे जॉब पर हम यू ग्रूव का उपयोग करते हैं। वहां पर हम सिंगल यू या डबल यू ग्रूव का इस्तेमाल करके उनको हम जॉबों के अच्छे किनारों पे यू ग्रूव बना करके वेल्डिंग करते हैं ताकि हम अपने डिस्टॉर्शन या वक्रता को कम कर सकें। फिलेट वेल्ड अधिक गहराई तक करके, फिलेट वेल्ड हम अधिक गहराई तक करके उसमें जो ऊष्मा फैलने की दर है, हीट ट्रांसमिशन रेट है, उसको बढ़ा करके उसको पूरे जॉब में डिस्ट्रीब्यूट करके उसके ठंडे होने की दर एक समान करके भी हम यह वक्रता कम कर सकते हैं। बैक स्टेप वेल्डिंग का प्रयोग करें। बैक स्टेप वेल्डिंग क्या होती है? नॉर्मली जो भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं वो लेफ्ट टू राइट करते हैं, वो अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ करते हैं, जिसे हम फॉरवर्ड वेल्डिंग कहते हैं। लेकिन बैक स्टेप वेल्डिंग में हम राइट हैंड की तरफ से लेफ्ट हैंड की तरफ चलते हैं, जिससे होता क्या है कि हमारा जो वेल्ड होता जाता है वह एक दूसरे को लॉक करता हुआ चलता है, जिसकी वजह से हम वक्रता को कम कर सकते हैं। सेंटर वेल्डिंग विधि का उपयोग यदि हम करें तो भी हम वक्रता को कम कर सकते हैं। सेंटर वेल्डिंग विधि क्या है? सेंटर वेल्डिंग विधि जो हमारी है, इसमें यदि हमारा जॉब लंबा है, अधिक लंबा है, तब हम उसमें एक तरफ वेल्डिंग करने के बाद उसकी दूसरी तरफ भी वेल्डिंग कर देते हैं ताकि हमारा जो दोनों तरफ का खिंचाव है वो एक दूसरे को खत्म कर सके। अंतराल वेल्डिंग विधि, अंतराल वेल्डिंग विधि में हम अपने जॉब पर थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर वेल्डिंग करते हैं। इसमें भी दो प्रकार की वेल्डिंग होती है, चेन टाइप एवं स्टैगर टाइप। इसमें हम देख सकते हैं चित्र में, यह हमारी अंतराल वेल्डिंग विधि के दो चित्र हैं, जिसमें से पहला है चेन टाइप। इसमें हम दोनों तरफ बराबर समय के लिए और बराबर लंबाई का वेल्ड करते हैं और फिर थोड़ी जगह छोड़ते हैं। उसके बाद फिर हम ऐसा ही बार बार रिपीट करते हैं। ऐसा करने से हमारे जॉब को ठंडा होने का समय मिल जाता है और उसमें वक्रता कम से कम देखने को मिलती है। इसी भांति दूसरी जो हमारी अंतराल विधि है वह है स्टैगर्ड। इसमें हम आमने सामने ना करके जिग जैग पोर्शन में जिग जैग तरीके से वेल्डिंग करते हैं। पहले हमने वेल्डिंग यहाँ करके फिर उसको ठंडा होने दिया, फिर दोबारा हमने उसके जिग अपोजिट तिरछा पे जा करके वहां पे वेल्डिंग किया। यह दोनों विधियां हम अपना करके भी अपने वक्रता को कम कर सकते हैं। वक्रता को कम करने के कुछ और उपाय भी यहाँ पे हैं, देखते हैं क्या है। पहला है स्किप वेल्डिंग। इसमें भी हम वेल्डिंग करते हैं, लेकिन हर बीट करने के बाद उसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, फिर दोबारा वेल्डिंग को कंटिन्यू करते हैं या जारी रखते हैं। प्रीहीटिंग, प्रीहीटिंग हम अपने जॉब को यदि वेल्डिंग करने के पहले ही पूर्ण रूप से गर्म कर लें। पूर्ण रूप से गर्म कर लेने की वजह से होता यह है कि हमारा जो जितने जॉब में जितने भी खिंचाव हैं, प्री हीटिंग करने की वजह से जो हमारा धातु है उसके अंदर के जितना खिंचाव है वह पहले ही खत्म हो जाता है। और ऐसा करने से हमारा जो वेल्डिंग करने के बाद जो खिंचाव, जिन खिंचावों की वजह से हमारी वक्रता देखने में आती है वह खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आखिरी है हमारा जिग व फिक्सचर का प्रयोग करना चाहिए। जिग व फिक्सचर हमारे क्लैंपिंग टूल हैं जिनका हम प्रयोग करके हम अपनी वक्रता को कम कर सकते हैं।
वक्रता कितने प्रकार की होती है वह भी जान लेते हैं। वक्रता सबसे पहली होती है लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य वक्रता, यह लंबाई में होती है। जब हम किसी जॉब उस पे धातु पे वेल्डिंग करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हमने बीच में वेल्डिंग करी, यह हमारी जो वक्रता देखने को मिलती है यह लंबाई में देखने को मिलती है, जिससे देख सकते हैं हमारे धातु की जो पोजीशन, जो स्थिति पहली थी, पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन में आप खुद फर्क देख सकते हैं कि हमारा जो धातु है वह किनारे से मुड़ गया है। इसमें खिंचाव हमारे देख सकते हैं किस दिशा में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन या अनुदैर्ध्य वक्रता की वजह से हमारे जो धातु है उसकी लंबाई में अंतर आ जाता है, वह लंबाई में कम हो जाता है क्योंकि वह सिकुड़ चुका है। दूसरा है हमारा ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन, अनुप्रस्थ डिस्टॉर्शन, अनुप्रस्थ वक्रता, वह भी हम देख सकते हैं। अनुप्रस्थ वक्रता में हमारे धातु जो है वह अंदर की तरफ मुड़ जाता है, जिससे हमारे धातु की चौड़ाई पर अंतर आता है। वेल्डिंग करने के बाद दो फोर्स लगते हैं, दो खिंचाव तनाव लगता है, एक इधर से एक इधर से, जो कि हमारे धातु को अंदर की तरफ ऐसे घुमा देता है, जिससे हमारे धातु की जो पूरी चौड़ाई है उसमें अंतर आ जाता है, वह कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का सा अंदर से ऐसे मुड़ जाता है। और तीसरी है हमारी एंगुलर डिस्टॉर्शन, कोणीय वक्रता। कोणीय वक्रता में जब यह हमें देखने को मिलती है जब हमें फिलेट टी ज्वाइंट करना हो, टी ज्वाइंट करने में हम जब यहाँ पे वेल्डिंग करते हैं तब हमारा क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है, देख सकते हैं यहाँ पे दोनों दिशाओं से खिंचाव उत्पन्न होता है, और हमारा जो जॉब है वह अपने आप को बदल लेता है, जिससे हमारा एक कोण ज्यादा हो जाता है, एक कोण कम हो जाता है। कोणीय वक्रता इस प्रकार से भी होती है जहाँ पे हमारे जो बेस मेटल है, जो नीचे का मेटल है, वह अपनी जगह बदल लेता है, वो डिफॉर्म हो जाता है, वह अपनी ओरिजिनल पोजीशन को खो देता है और अपने धातु के अंदर उत्पन्न हो रहे खिंचाव की वजह से वह एक नया आकार धारण कर लेता है। ये हमारे कोणीय हमारे जो डिस्टॉर्शन के प्रकार हो गए, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन, अनुदैर्ध्य वक्रता, ट्रांसफर डिस्टॉर्शन, अनुप्रस्थ वक्रता, और एंगुलर डिस्टॉर्शन, कोणीय वक्रता। प्रशिक्षण का सारांश। आज मैंने आपको दो विषयों पर जानकारी दी। पहला था आर्क ब्लो और दूसरा था वक्रता। आर्क ब्लो में हमने जाना आर्क ब्लो क्या है, उसको कैसे नियंत्रित करेंगे, उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, उसके कारण क्या हैं, और हमने वक्रता में जाना वक्रता क्या है, उसको कैसे नियंत्रित करेंगे, कितनी प्रकार की वक्रता होती है। यह सभी हमारे एक प्रकार के दोष हैं जिनको अगर हम ध्यान दें और इनको दूर करें तो हमारी वेल्डिंग जो है वो बहुत अच्छी से अच्छी हो सकती है। यह जो मैंने आज आपको प्रशिक्षण प्रदान किया, यह मैंने हमारी एडवांस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी की किताब जो कि प्रीतम ठाकुर द्वारा लिखी गई है उससे मैंने आपको दिया है। आप अतिरिक्त जानकारी के लिए इस किताब से पढ़ सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज मैंने आर्क फ्लो और आर्क फ्लो रोकने के उपाय एवं वक्रता और उसके नियंत्रण पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है यह प्रशिक्षण भविष्य में आपको मददगार साबित होगा।